हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पोल्ट्री कीपिंग का नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं कि फॉर्मेशन ऑफ एग, अंडे का निर्माण कैसे होता है, कैसे उसमें उस्मायन करवाया जाता है, इंक्यूबेशन एंड हैचिंग। फॉर्मेशन ऑफ एग, तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं कि अंडे का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, वो दिखता किस प्रकार का है। तो जैसे कि हमने पहले भी पढ़ रखा है कि अंडा किस प्रकार का दिखता है, उस पे किसका कवच होता है। नॉर्मली जब हमने क्लासों में बात की थी तो कुछ इस तरह से हमने स्ट्रक्चर देखी थी। ये एनिमल पोल और ये वेजिटल पोल। जंतु ध्रुव और पादप ध्रुव, अंडे में दो पोल पाए जाते हैं। एक को कहते हैं हम जंतु ध्रुव जो ऊपर की साइड होता है, और दूसरा होता है पादप ध्रुव। अब ये कवर किससे रहता है? जो एग होता है वो सेल द्वारा आवृत रहता है। सबसे बाहर का जो इनका आवरण होता है कवच द्वारा आवृत होता है। ये क्या करता है? अंडे को सुरक्षित करने का कार्य करता है। अंडे को सुरक्षा देता है, प्रोटेक्शन का कार्य करता है। बना हुआ किससे होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ये सेल कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है और अंडे को सुरक्षा देने का कार्य करता है। इस पर असंख्य छिद्र पाए जाते हैं। जब हम अंडे की बाहरी संरचना की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे छिद्र पाए जाते हैं। अंदर की ओर हमने बात की थी कि इसमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स होती है, चलाजा होता है, वो सारी इंटरनल स्ट्रक्चर। बाहर से अगर हम देखें तो ये छिद्रधारी होता है या फिर इसमें पोर्स पाए जाते हैं। इन पोर्स का कार्य क्या होता है? गैसों का विनिमय करना। ऑक्सीजन को अंदर लेके जाने का कार्य करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लाने का कार्य करता है। जस्ट जो सेल होता है इसके नीचे दो झिल्लियां होती है। पहले भी हमने बात की थी कि इनमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स पाई जाती है। तो जो ये सेल होता है इसके अंदर की ओर दो झिल्लियां होती है। कुछ इस प्रकार से होती हैं। ये जो दो झिल्लियां होती है ये क्या करती है? ये भी अंडे को सुरक्षा देने का ही कार्य करती हैं। अंडे के एक सिरे पर इन्हीं दो झिल्लियों के बीच में एयर स्पेस रहता है। ये जो दो झिल्लियां होती हैं एक साइड में अंडे के, चाहे वो किसी भी साइड को ले लो, यहाँ पे इनके स्पेस होता है। तो इन झिल्लियों के एक साइड में एयर स्पेस पाया जाता है। वहां पे क्या होता है? मतलब हवा का आदान प्रदान बहुत ज्यादा संख्या में होता है, तथा जो ताजे अंडे होते हैं वो आकार में छोटे होते हैं। जैसे जैसे अंडा पुराना होता जाएगा तो इसका आकार भी बढ़ता जाएगा। वो बढ़ता क्यों? क्योंकि अंडे के अंदर की जो वस्तुएं होती है वो सिकुड़ जाती हैं। जैसे कि इसके अंदर हमने देखा था योक होता है, एल्बुमिन होता है, तो वो सारी संरचनाएं क्या होती है? सिकुड़ जाती है। और जब वो सिकुड़ती है तो वो एक भ्रूण का निर्माण करती हैं। ताजे अंडे में दो सफेद बारीक तार होते हैं जिन्हें हम चैलेजा कहते हैं। जैसे हम अंडे की स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो दोनों साइड में कुछ इस तरह से हमें तार दिखेंगे। सफेद तार होते हैं जिनको हमने नाम दिया है चैलेजा। इनका कार्य क्या होता है? जो बीच में जो योग सेक है या फिर जर्दी है उसे क्या करते हैं? वो अंडे के बीचों बीच स्थापित करने का कार्य करते हैं। मतलब वो उन चीजों को अंडे के मध्य में ही टिकाए रखते हैं। जो जर्दी होती है उसमें काफी अधिक मात्रा में वसा, विटामिन व खनिज पदार्थ होते हैं, तथा ये सामान्य भ्रूण को चूजे के रूप में विकसित होने के लिए आवश्यक होते हैं। अंडे में जो जर्दी होती है वो सबसे आवश्यक होती है क्योंकि उसी से भ्रूण का चूजे में विकास होता है। इसके पश्चात हम पढ़ते हैं कि इनमें उस्मायन, इंक्यूबेशन या फिर हैचिंग या फिर उस्मायन या स्फुटन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। नेक्स्ट इसमें आ जाएगा इंक्यूबेशन एंड हैचिंग। इंक्यूबेशन या फिर उस्मायन
कल भी हमने बात की थी कि जब मुर्गी अंडे दे देती है तो 8 से 10 अंडों को क्या करते हैं हम, कुछ टाइम तक मुर्गी के नीचे ही रखते। क्यों? क्योंकि उनमें इनक्यूबेशन होता है, उस्मायन होता है। तो जैसे कुक्कुट के अंडों की जो उस्मायन अवधि होती है प्रत्येक जाति में भिन्न भिन्न होती है। जातियां अलग अलग होगी तो इनका टाइम भी अलग अलग होता है। जैसे अगर हम मुर्गी की बात करें तो इसका जो टाइम पीरियड होता है उस्मायन का वो 20 दिन का होता है। 20 दिन तक इन्हें उस्मायन में या इनक्यूबेटर में रखा जाता है। अगर हम कृत्रिम रूप से उस्मायन कर रहे हैं तो इनक्यूबेटर में रखेंगे। अगर हम प्राकृतिक रूप से कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उन अंडों को 20 दिन के लिए मुर्गी के नीचे ही रखे रखते हैं। इसी प्रकार से अगर हम टर्की की बात करें तो इनका होता है 27 डेज। ये मुर्गी की अपेक्षा ज्यादा टाइम लेती हैं। या फिर हम बत्तख की बात करें, टर्की एंड बत्तख का जो इंक्यूबेशन का टाइम होता है वो सेम ही होता है, 27 दिन का। और अगर हम जापानी बटेर की बात करें तो वो सबसे कम टाइम लेती है। ये लगभग 17 से 19 दिन लेती है। तो ये जैसे अलग अलग जातियां थी तो इनमें जो इंक्यूबेशन का टाइम पीरियड होता है ये भी अलग अलग होता है। उसमें इनके दौरान विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं होती है, जैसे श्वसन हो गया, उत्सर्जन, पोषण या फिर रक्षण। जब हम इंक्यूबेशन करते हैं तो इनमें श्वसन भी होता है, उत्सर्जन भी होता है, फूड भी इनको मिलता है। देन हम पढ़ते हैं कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स होती क्या है? तो जो भ्रूण बाह्य झिल्लियां होती है वो क्या करती है, भ्रूण का जो शरीर है उनके बाहर की तरफ होती है। वर्ड से ही पता चल रहा है, भ्रूण बाह्य झिल्लियां। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन या फिर भ्रूण बाह्य झिल्लियां तो स्थित कहां पे होगी? आउटर साइड ऑफ एम्ब्रियो बॉडी। जो भ्रूण की देह होती है उसके बाहर की तरफ होती है। ये अब एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती कौन कौन सी है? तो जैसे योग सेक हो गया है, एमनियोन, कैरियोन, एलेंटोइस। हमने 4 प्रकार की एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन पहले भी पढ़ रखी है, योग सेक, एमनियोन, कोरियोन एंड एलेंटोइस। इनका कार्य क्या होता है? ये किसी भी प्रकार के चूजे का अंग नहीं बनाती, प्रोटेक्शन का कार्य करती है, जो कि सिर्फ भ्रूण के बाहर की तरफ होती है, किसी भी अंग का निर्माण नहीं करती हैं। इसके पश्चात अगर हम देखें कि भ्रूण विकास होता कब कब कैसे कैसे, तो अंडे देने से पूर्व की अवस्था आ जाएगी निषेचन। जब फर्टिलाइजेशन होगा तभी तो अंडे देंगे। तो एक देने से पूर्व की अवस्था आ जाएगी इसमें निषेचन। अंडे देने और उस्मायन के बीच वाला जो टाइम पीरियड होता है उसमें ये किसी प्रकार की वृद्धि नहीं करते, सिर्फ अंडे जो दिए गए हैं उन्हें हीट दिया जाता है, किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं होती। देन उस्मायन के दौरान क्या क्या होता है? तो जैसे कि स्टार्टिंग के जो 17 घंटे होते हैं उसमें चूजे के भ्रूण का प्रथम चिन्ह हमें दिखाई देने लगता है। देन 21 घंटे पश्चात कशेरुक दंड स्टार्ट हो जाती है। इनक्यूबेशन के जो प्रथम 17 घंटे होते हैं उसमें क्या होगा कि चूजे भ्रूण का पहला चिन्ह दिखाई देगा कि हाँ चूजा बनना स्टार्ट हुआ है। जब 21 घंटे के आसपास ये पहुंच जाते हैं तो कशेरुक दंड, वर्टिब्री कॉलम इनमें दिखाई देने लग जाता है। इसके पश्चात जब 23 घंटे पूर्ण होते हैं तो हेड की संरचना दिखाई देती है।
सबसे पहले कशेरुक दंड बना, उसके बाद सिर का निर्माण हुआ, सिर के बाद आंख का निर्माण होता है जो कि लगभग हेड बनने के 1 घंटे पश्चात ही। हेड बन गया, कशेरुक दंड बन गया, आई बन गई, तो उसके बाद 43 आवर बाद होता है इसमें हृदय का निर्माण। जब 43 घंटे बाद हृदय बन जाता है तो उसके पश्चात के जो घंटे होते हैं उसमें जैसे इनके पैर हो गए, पंख, जनन अंग, लिंग विभेदन, चोंच का निर्माण, योग से एक जो होता है वो देह गुहा में प्रविष्ट होना प्रारंभ कर देता है। जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन हम बात कर रहे हैं योग से की, वो देह गुहा में प्रविष्ट होना शुरू कर देता है। लगभग ये इंक्यूबेशन का जो टाइम होता है लगभग 21 दिन में पूर्ण होता है। अब इंक्यूबेशन होने के पश्चात क्या होता है, हैचिंग होगी इनमें, स्फुटन। तो स्फुटन के लिए हम अंडों का चयन किस प्रकार से करेंगे। इंक्यूबेशन हो गया, लगभग 21 दिन का टाइम लगता है। इसके पश्चात जब इनमें हैचिंग होती है तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है हैचिंग के लिए हम कौन से अंडों का चयन कर रहे हैं। तो उस्मायन है तो वांछित अंडों का चयन सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी भी प्रकार के मतलब प्रतिकूल परिस्थिति वाले अंडों का चयन कर लेंगे तो उनमें हैचिंग जो होगी वो सही से नहीं होगी। और स्फुटन हेतु जिन अंडों का हम चयन कर रहे हैं उनका गुण, आकार, रंग, रूप आदि भी अच्छे से देख लेना चाहिए। उसी के साथ इसकी भीतरी गुणवत्ता का भी ध्यान रखना चाहिए। इसके पश्चात अभी तक तो हमने इंक्यूबेशन की बात कर रहे हैं कि इसमें हम क्या करते हैं कि अंडों को मुर्गी के शरीर के नीचे ही रख देते हैं, अंडों के ऊपर ही मुर्गी बैठी रहती है। अगर हम यही इंक्यूबेशन कृत्रिम रूप से करें तो किस प्रकार से करेंगे। तो अगर हमें इंक्यूबेशन कृत्रिम रूप से करना होता है तो एक यंत्र आता है जिसे हम इंक्यूबेटर कहते हैं। ये एक पात्रनुमा संरचना होती है, जैसा तुमने केमिस्ट्री लैब में इंक्यूबेटर देखा होगा। तो इस इंक्यूबेटर में इनका इंक्यूबेशन किया जाता है। तो जो अंडे स्फुटन के लिए अनिवार्य दशाएं प्रदान करते हैं, जैसे कि एक अंडे से 20 से 21 दिन में चूजा बन जाता है, तो अंडे को 18 दिन तक हम क्या करेंगे कि इस इंक्यूबेटर में रख देंगे और बाकी के जो 3 दिन होते हैं उसे हम हैचर में रख देते हैं। टोटल हम कितने दिन मान रहे हैं, 21 दिन मान रहे हैं कि लगभग 21 दिन में कंप्लीट होता है। 18 दिन तक तो हम इनको क्या करेंगे, इंक्यूबेटर में रख देते हैं और बाकी के जो 3 दिन होते हैं उसमें हम इन्हें हैचर में रख देते हैं, स्फुटन का जो पात्र होता है उसमें रख देते हैं। अब जो उस्मायन के लिए आवश्यक भौतिक कारण कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे तापमान हो गया कि जो ये इंक्यूबेटर होता है इसमें तापमान कितना होना चाहिए, तो 37.2 से 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। 37.2 से 37.8 लगभग इनका टेम्परेचर पहले ध्यान रखना चाहिए कि इंक्यूबेटर में इनका टेम्परेचर कितना होना चाहिए। तो जो तापमान की पहली अवधि होती है वो 38.4 डिग्री सेंटीग्रेड होगी और दूसरी जो आधी अवधि होती है वो 39.0 डिग्री सेंटीग्रेड होनी चाहिए। इसके बाद देखते हैं संवातन। संवातन में क्या होगा कि हमें इस इंक्यूबेटर में देखना होगा कि ताजी ऑक्सीजन पहुंच रही है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलने के लिए उचित व्यवस्था है या नहीं है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकतम सांद्रता लगभग 0.4 से 0.6% तथा जो ऑक्सीजन का स्तर होता है 20 से 21% होना चाहिए। तो संवातन में हम क्या देखते हैं कि जो इंक्यूबेटर है उसमें ऑक्सीजन कितनी पहुंच रही है, पर्याप्त मात्रा में पहुंच रही है या फिर नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है तो पर्याप्त मात्रा में निकल रही है या नहीं। इसके पश्चात हम इसमें देखते हैं नमी या अपेक्षित आर्द्रता। तो जरूरी है कि इंक्यूबेटर की जो नमी है वो भी हो, नमी का जो माप होता है शुष्क हो तथा आर्द्र बल्ब तापमापी से किया जाना चाहिए। यहाँ पर प्रयुक्त नमी का आशय आर्द्रता से है, परम आर्द्रता से नहीं, सिर्फ आर्द्रता से है। इसके पश्चात हम देखते हैं अंडों की स्थिति। अंडों का जो चौड़ा सिर होता है वो ऊपर की ओर रखा जाता है, इससे एक साथ अधिक अंडों को स्मायित किया जा सकता है। जब हम इस इंक्यूबेटर में रखते हैं तो अंडों की कुछ संरचना इस प्रकार से हम देखते हैं, एक साइड से चौड़ा होता है, दूसरी साइड से थोड़ा सा नुकीला होता है।
तो इनका जो चौड़ा पार्ट होता है वो ऊपर की साइड और नुकीला नीचे की साइड रखा जाता है, जिससे हम क्या करते हैं कि एक साथ बहुत सारे अंडों को आसानी से उस्मायित कर सकते हैं। भ्रूण का सिर पतले सिरे से चौड़े सिरे की ओर विकसित होता है। जो हेड का फॉर्मेशन वो पतले से चौड़े सिरे की ओर विकसित होता है। अंडों को पलटने से भ्रूण की खोल की जो झिल्लियां होती है उनमें जो चिपकना होता है वो रुक जाता है। भ्रूण की जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स की हम बात करें उनका चिपकना रुक जाता है। उस्मायन की जो अंतिम आधी अवधि की अपेक्षा पहली आधी अवधि में अंडों को पलटना अधिक महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि हमने 2 अवधि की बात की थी। प्रथम आधी अवधि होती है उसमें टेम्परेचर 38.4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि दूसरी जो आधी अवधि होती है उसमें 39.0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इनकी जो पलटने की अवधि होती है वो प्रथम आधी अवधि जो है वो अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। पलटने का कार्य दिन में 20 से 24 बार रहे, जो प्रति घंटे के बाद करना चाहिए। लगभग 1 घंटे बाद हमें क्या करना होता है कि इन अंडों को पलट देना चाहिए। इसके बाद आता है इसमें सफाई। सफाई भी जरूरी है। जब हम इंक्यूबेशन कर रहे हैं तो इसमें हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि जो उस्मायन और स्फुटन का कार्य है वो अच्छे हो, प्रबंधन में किसी प्रकार की गलती नहीं हो। अगर गलती हुई तो चूजों की मृत्यु हो जाती है या वे अंडे से बाहर नहीं निकल पाते। उसमें हमें यह भी देखना चाहिए कि इसमें किसी भी प्रकार का संक्रमण ना हो, क्योंकि अगर संक्रमण हुआ तो भी चूजों की वृद्धि रुक जाएगी या फिर चूजों की डेथ हो जाएगी। इसके पश्चात हम पॉइंट देखते हैं उस्मायन है तो अंडों का चयन, कि किस प्रकार के अंडों का चयन करना चाहिए। तो चूजे निकलने के लिए अंडों का चयन उन उन्नत मुर्गियों का ही करना चाहिए जिनके संगम के लिए बलवान व स्वस्थ मुर्गों का प्रयोग किया गया है। पहले भी हमने बात की थी कि किस प्रकार के अंडों का हमें चयन करना चाहिए, तो हमें उनका करना चाहिए जिनके मुर्गे बलवान और स्वस्थ थे। उस्मायन के लिए प्रयोग करते समय अंडे 1 सप्ताह से पुराने नहीं होने चाहिए। लगभग 1 सप्ताह के अंदर अंदर इन्हें इंक्यूबेट कर देना चाहिए। सामान्य आकृति के अंडों को चूजे निकालने के लिए प्रयोग में नहीं करना चाहिए। साथ ही जो अस्वस्थ मुर्गे हैं उन्हें भी हम प्रयोग में नहीं लेते हैं। इसके पश्चात हम बात करते हैं कृत्रिम उस्मायन के लाभ क्या क्या हो सकते हैं। हमने कृत्रिम उस्मायन की बात कर ली कि इंक्यूबेटर में करते हैं, परंतु इनके लाभ क्या है। एक साथ वांछित मात्रा में हम चूजे निकाल सकते हैं। अंडों का स्फुटन जो है आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। संक्रमण से बचाव किया जा सकता है। चूजे निकालने की संभावना हो सकती है और देखभाल व खर्चे की भी कमी। कम देखभाल और कम खर्चे में हम अधिक चूजे निकाल सकते हैं। यह उस्मायन प्रक्रिया होती कैसे है। तो उस्मायन प्रक्रिया को लगभग 8 चरणों में पूर्ण किया जाता है। सबसे फर्स्ट चरण होता है अंडों को रखने के लिए कम से कम 20 से 24 घंटे पहले जो इनक्यूबेटर होता है उसे चला लेना चाहिए। फर्स्ट हमें इंक्यूबेटर का ध्यान रखना चाहिए कि जब हम इनमें उस्मायन कर रहे हैं, इंक्यूबेशन कर रहे हैं, तो इंक्यूबेटर को लगभग 20 से 24 घंटे पहले ही चला लेना चाहिए। इसके साथ ही तापमान, नमी, इसकी भी जांच कर लेनी चाहिए। प्रथम चरण इंक्यूबेटर का कितने 20 से 24 घंटे पहले इसे ऑन कर लिया। इसी के साथ ही हमने इसके तापमान व नमी की भी जांच कर ली कि प्रॉपर मात्रा में इसका तापमान हो, प्रॉपर मात्रा में इसमें नमी हो। देन इसमें क्या करते हैं, निर्जमीकरण किया जाता है। सेकेंड पॉइंट आएगा कि जो इंक्यूबेटर होता है उसमें निर्जमीकरण किया जाता है। तो इसके लिए हम यूज में क्या लेते हैं, फॉर्मेलिन युक्त पोटेशियम परमैंगनेट। जब हम इसे निर्जमीकरण करते हैं तो यूज किसका लेते हैं, फॉर्मेलिन युक्त पोटेशियम परमैंगनेट। इससे क्या करते हैं कि इसे धूमित किया जाता है। धूमन का जो कार्य होता है उस्मायन के 10 से 12 घंटे पहले
कर दिया जाता है, कभी कभार 18वें से 20वें दिन के अंतराल में भी किया जाता है। इसके पश्चात हम देखते हैं कि जो इंक्यूबेटर है उसका समतलन भी आवश्यक है। इसके लिए यह कार्य आवश्यक होने पर स्प्रिंट लैब की सहायता से किया जा सकता है। देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि जब हम इनमें उष्मायन करवाते हैं तो इंक्यूबेटर में अंडों की स्थिति कैसी होगी। जैसे कि जो सिकुड़ा हुआ भाग था वो नीचे की साइड होगा और जो चौड़ा सिरा था उसे ऊपर की साइड रखा जाता है। पलटने की प्रक्रिया के दौरान ये ध्यान रखा जाता है कि कहीं वो गिर नहीं जाए। साथ में ही जहाँ खाली जगह दिख रही है वहां पर हम अंडों से उसे भर देते हैं। इसके पश्चात हम देखते हैं जल पात्र शुष्क व आर्द्र बल्ब तापमापी की नली से पानी डाला जाना चाहिए। जो जल पात्र है उसमें सूक्ष्म व आर्द्र बल्ब तापमापी की नली से पानी डाला जाना चाहिए। अंडों को पलटने के लिए ये आंतरिक व्यवस्था न हो तो इन्हें दिन में कम से कम 7 से 8 बार ही पलटना चाहिए। अगर हमें यांत्रिक व्यवस्था है तो हम उसे प्रत्येक 1 घंटे में उसे पलट सकते हैं। अगर वो नहीं है तो दिन में कम से कम 7 से 8 बार उसे पलट देना चाहिए। उष्मायन के 18वें दिन जनन सम व अजनन सम भ्रूणों की जांच के लिए अंडों का दीप परीक्षण किया जाता है। निषेचीय जो अंडे होते हैं स्वच्छ व पारदर्शी दिखाई देते हैं। मृत भ्रूण वाले अंडे आंशिक रूप से गहरे दिखाई देते हैं। तो हमें इसकी जांच करनी होती कौन से जनन सम है और कौन से अजनन सम है। इसके पश्चात हम क्या करते हैं उसमें इनके 20 से 21वें दिन जब इनमें से चूजे निकल आते हैं तो इन्हें स्फुटन उपकरण से ब्रूडर हाउस में स्थानांतरित कर दिया जाता है। जब अंडों से चूजे निकल दे जाते हैं तो हम इसे क्या करते हैं ब्रूडर हाउस में स्थानांतरित कर देते। अभी तक हमने इसे किस में रखा था इंक्यूबेटर में। लगभग वो 20 से 21 दिन का था। जैसे ही अंडे हुए एग लेइंग के पश्चात हमने इन्हें इंक्यूबेटर में रख दिया जो लगभग 20 से 21 दिन तक रखा। इंक्यूबेटर में क्या होता है अंडों से चूजे निकलने प्रारंभ हो जाते हैं। जब चूजे निकलने स्टार्ट हो जाते हैं तो हम उन्हें क्या करते हैं ब्रूड कक्ष में रख देते हैं जो कि जिन्हें हम भ्रूणीय कक्ष कहते हैं उनमें स्थानांतरित कर देते हैं। इसके पश्चात हम देखते हैं कि जो अंडों की स्फुटनशीलता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन जो हैचिंग को प्रभावित करेंगे। तो नॉर्मली क्या होता है कि अंडों का आकार, रूप, खोल तथा भीतरी गुणवत्ता वाले कारक इन्हें प्रभावित करते हैं। परंतु कुछ अंडों में जैसे कि उनकी जीवन क्षमता एवं अंड उत्पादन, जनकों की आयु, सयुग्मन पद्धति, नर व मादा का अनुपात, मौसम का प्रभाव, प्रकाश का प्रभाव, प्रजनन पद्धति, पोषण, रोग नियंत्रण व उष्मायन की प्रक्रिया भी प्रभावित करती है। तो इसमें हम लिख देते हैं कि अंडों की स्फुटनशीलता को अंडों की स्फुटनशीलता को प्रभावित करने वाले कारक। तो फर्स्ट आ जाएगा जीवन क्षमता एवं अंडों का उत्पादन। फर्स्ट जीवन क्षमता व अंडों का उत्पादन, इनकी जीवन की जो क्षमता है वो कितनी है, अंडों का जो उत्पादन है वो किस प्रकार का हो रहा है। जैसे हमने पहले बात की थी कि कुछ मुर्गी होती है जो बड़े आकार के अंडे देती है परंतु उनकी संख्या कम होती है, कुछ छोटे आकार के अंडे देती है परंतु उनकी संख्या अधिक होती है। तो ये स्फुटनशीलता को प्रभावित करते हैं। सेकंड आ जाती है जनकों की आयु। जो स्टार्टिंग के जनक होते हैं जैसे एडल्ट अवस्था की स्टार्टिंग वाली फेज जो होती है उसमें जो स्फुटनशीलता होती है वो बहुत अधिक होती है एज कंपेयर टू लेट एडल्ट के। लेट एडल्ट जैसे जैसे होते हैं इनकी स्फुटनशीलता बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। इसके पश्चात देखते हैं हमने सयुग्मन पद्धति कौन सी यूज की है।
कल हमने सयुग्मन पद्धतियों की बात की थी कि कौन सी सयुग्मन पद्धति बेस्ट रहती है, तो हमें स्फुटनशीलता को प्रभावित करने वाले कारक में सयुग्मन पद्धति भी आती है। उसके बाद नर व मादा का अनुपात, कुछ सयुग्मन पद्धतियों में मेल की संख्या जो थी अधिक थी, कुछ किसी में फीमेल की अधिक थी, तो हमें इसमें ये देखना होता है कि मेल व फीमेल का जो अनुपात है वो इक्वल होना चाहिए। मौसम का प्रभाव, स्फुटनशीलता के लिए अनुकूल परिस्थितियां होनी चाहिए। प्रकाश का प्रभाव, इन्हें पर्याप्त मात्रा में प्रकाश उपलब्ध होना चाहिए। प्रजनन पद्धति, प्रजनन पद्धति इसकी कौन कौन सी हो रही है, इसी के साथ पोषण एवं रोग नियंत्रण, किस प्रकार का पोषण मिल रहा है और किस प्रकार हम इन्हें संक्रमण से बचा रहे हैं, और लास्ट में आ जाता है उष्मायन की प्रक्रिया। हमने प्राकृतिक प्रक्रिया अपनाई या फिर कृत्रिम प्रक्रिया अपनाई, तो ये सभी कारक स्फुटनशीलता को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पोल्ट्री रेयरिंग। चूजों का जो पालन किया जाता है वो किस प्रकार से किया जाता है, तो इंक्यूबेटर में से चूजा प्राप्त होने के बाद उसे पालने की क्रिया को रेयरिंग कहते हैं। इंक्यूबेटर से जब हम चूजा मिल जाता है तो हम इसे ब्रूडर कक्ष में ले जाते हैं, वहां पे किस प्रकार से हम उसे पोषण देते हैं, किस प्रकार का एनवायरमेंटल देते हैं, तो इस सभी को रेयरिंग कहते हैं। अब दो प्रकार से चूजों का पालन हो सकता है, फर्स्ट नेचुरल और सेकेंड आ जाएगा आर्टिफिशियल। नेचुरल या फिर प्राकृतिक, प्राकृतिक में क्या होता है, जैसे कि जो फीमेल है वो ही अपने बच्चों को पालने की क्षमता रखती है। इसमें क्या होता है, मुर्गी स्वयं ही इंक्यूबेटर और ब्रूडर का कार्य करती है, किसी प्रकार के कृत्रिम उपकरणों की आवश्यकता नहीं होती। सामान्यतः जो एक मुर्गी होती है 8 से 10 अंडों में से अपने शरीर की गर्मी के प्रभाव से बच्चे निकाल सकती है। देन आ जाता है कृत्रिम, तो बिना मुर्गी की सहायता के चूजों को जो पाला जाता है उसे कृत्रिम रेयरिंग कहते हैं। यह प्राकृतिक की तुलना में लाभदायक होती है, कैसे कि वर्ष में किसी भी समय ये कार्य हो सकता है, अधिक संख्या में चूजे पाले जा सकते हैं, साफ सफाई संक्रमण का पूरा प्रबंध होता है, ताप नियंत्रित किया जा सकता है, पोषण नियमानुसार दिया सकता है तथा इसमें मुर्गियों की आवश्यकता नहीं होती। तो इस प्रकार से कृत्रिम व प्राकृतिक देखभाल की जाती है। वर्ड से ही पता है, प्राकृतिक मुर्गी स्वयं करेगी और ये आर्टिफिशियल मेथड द्वारा रेयरिंग की जाती है।